फिल्म रिफ्यूजी अगर आपने देखी है तो उसका वो गीत भी ज़रूर सुना होगा जो भीतर तक झकझोर देता है। पक्षी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहदें इंसान के लिए हैं, सोचो हमने क्या पाया इंसान होके। ये गीत केवल शब्द नहीं बल्कि प्रकृति का दर्शन है। अगर प्रकृति को सचमुच कोई माँ मानकर बंधुता और समानता का पाठ पढ़ा रहा है तो वे हैं पक्षी, नदियाँ और पवन के झोंके। इन तीनों की मौजूदगी जब हमारे आसपास सूक्ष्म रूप में भी दिखाई देती है तो लगता है जैसे इंसानियत अब भी जिंदा है। यही प्रकृति स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज से आए प्रकृति प्रेमियों को खींच लाती है। शांति की तलाश में भटकते दर्शन शास्त्रियों को, संरक्षण की चेतना लेकर आए शिक्षार्थियों को और उन संस्थाओं को जो भविष्य के साथ साथ वर्तमान की महत्ता को समझती हैं। भारत में ऐसे स्थानों की पहचान कर उन्हें संरक्षित करने की मुहिम में कई संगठन सक्रिय हैं। ऐसा ही एक दृश्य आजकल हरियाणा के गांव कालवन में देखने को मिल रहा है, जहां स्थानीय नागरिकों में भी प्रकृति के प्रति प्रेम निरंतर बढ़ रहा है। यहीं स्थित है महर्षि दयानंद सरस्वती प्रवासी पक्षी संरक्षण स्थल कालवन, जिसे आज लोग श्रद्धा से देवभूमि भी कहने लगे हैं। यह स्थल हरियाणा सरकार के वन्यजीव विभाग की देखरेख में संरक्षित है। यहीं हमारी मुलाकात हुई इस क्षेत्र को वर्ष 2014 में पहचान दिलाने वाले डॉक्टर विजय विश्वास से, जिन्होंने हरियाणा और पंजाब में संरक्षण स्थलों, अध्ययन के अवसरों और रोजगार की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। हम इस वक्त हैं कालवन के वेटलैंड पे, और वेटलैंड क्या होते हैं इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप उसको और गहराई से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आज जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पे हमारे साथ एक इंटेलेक्चुअल है इस फील्ड के, इनसे हम पूरा इनका परिचय लेंगे और उसके बाद ये भी जानेंगे कि आज जो ये यहाँ पहुंचे हैं किन लोगों के साथ पहुंचे हैं और आखिरकार क्यों पहुंचे हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। आपका हमारे मंच पे स्वागत है, शब्द मंच पे। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पहुंचे, क्योंकि हमें तो इस बात की खुशी होती है कि लोग कुछ दर्शनीय स्थल देखने के लिए दूर दूर जाते हैं, तो हमारे यहाँ आ रहे हैं तो हमारे लिए और भी खुशी की बात है। आपका पूरा नाम? हमारे लिए तो प्रकृति ही जो है हमारा दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय स्थल है। तो आपका पूरा नाम और क्या आपकी डेजिग्नेशन, थोड़ा बताइए इसके बारे में। मेरा नाम डॉक्टर विजय विश्वास है और हम एक रिसर्च फाउंडेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, होलोसीन बायोडाइवर्सिटी एंड इथनोबायोलॉजी रिसर्च फाउंडेशन के नाम से। ये कहाँ है, ये कहाँ स्थापित है? इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो तो बठिंडा पंजाब में है जी। बाकी हमारा जो वर्किंग एरिया है वो अक्रॉस इंडिया या अब्रॉड इंडिया, जो भी अक्रॉस वर्ल्ड कहीं भी कोई प्रोजेक्ट हो सकते हैं तो उसमें हम एसोसिएट हो सकते हैं। तो अभी आप हरियाणा के वेटलैंड्स के ऊपर काम कर रहे हैं? हाँ, हरियाणा में काम कर रहे हैं और कालवन को मैं पिछले 2014 से देख रहा हूँ, लगभग 2014 से। जी। तो एक बार इधर आ जाइए, तो ये बताइए विश्वास जी, 2014 से आपने जो इसको देखना शुरू किया तब ये कैसा था और 2025 में आकर इस वेटलैंड की क्या स्थिति रही है? हाँ, 2014 में जब मैं देख रहा था तो ये एक थोड़ा सा वाइल्ड फॉर्म जो है वो दिखाई दे रही थी। इतना जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह आसपास के ये थोड़े कम थे उस टाइम पे, ठीक है ना? तो रोड भी इस तरह की नहीं हुआ करती थी। अच्छा, रोड नहीं थी? ना ना ना, ये जो आपका मेन रोड है ये भी थोड़ा सा तब टूटी फूटी थी, बहुत क्लियर रोड नहीं होती थी। तो इधर से निकलना भी होता था तो हमारे सरपंच साहब मिलते थे आपको? ये नहीं, इनसे मुलाकात तो बाद में हुई है। शुरू में तो ये हमारे लिए एक अट्रैक्टिव एरिया बना, क्योंकि बर्ड्स पे हम काम कर रहे हैं, पक्षियों पे,
तो यहाँ पे पक्षियों के झुंड दिखते थे। सही है। फिर हमने इंटरनेट वगैरह पे देखा कि इसका कहीं कोई नोटिफाइड है कि नहीं है, तो नोटिफाइड तो नहीं था ये बस एक जैसे गांव का एक पोखर होता उस तरीके से उस थी तरह चीज़। का था, हाँ। और धीरे धीरे जब हम लगातार आते रहे करते रहे, कुछ चेकलिस्ट वगैरह हमारी हमने जो बर्डिंग साइट्स हैं वहाँ पे अपलोड भी करी, और उसके बाद अब जा कर के करीब 2024 के आसपास हमने इस पे थोड़ा सा बातचीत यहाँ लोकलाइट्स के साथ भी करी। और उसके साथ थोड़ा हुआ क्या है कि बायोडाइवर्सिटी डिपार्टमेंट में भी इसका थोड़ा जिक्र बढ़ा, और यहाँ के जो और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं उन लोगों की भी निगाह इसके ऊपर आई। सही है। तो अब ये लास्ट ईयर ये पूरा अपने फुल फेज नोटिफिकेशन मोड आइए में सरपंच साहब, आ जाइए। हाँ जी। मतलब पहुंचा है। ठीक ठीक। अब डिपार्टमेंट की भी इसके ऊपर काफी वो नजर रखे हुए हैं। हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, वाइल्ड लाइफ कोऑर्डिनेटर यहाँ पे विष्णु जी हैं अभी फिलहाल में। हाँ, विष्णु जी हैं, हाँ विष्णु हाँ बागड़ी। हाँ। तो ठीक वो भी हमारे मतलब काफी हम्म इन टच रहते हैं, तो जो हमारे कई इनपुट होते हैं जी। तो हम उनके साथ शेयर करते हैं। रिपोर्ट्स जब हम करते हैं यहाँ पे, तो वो रिपोर्ट्स हम डिपार्टमेंट्स को भेज रहे होते हैं। भेज रहे होते हैं। तो पिछले साल जो हमारे 3 सर्वे रहे हैं, और जी। इसके अलावा AWC का जो सर्वे है, जी। एशियन वाटर बर्ड सेंसस का, वेटलैंड इंटरनेशनल करवाती है उसको, हाँ जी। वो सर्वे एक अलग था, वो भी हुआ यहाँ पे। अच्छा, वो भी हुआ है। हाँ, वो भी तो हुआ ये है। जो एक बात बताइए विश्वास जी, जो अलग अलग ये सर्वे हो रहे हैं, इन सर्वे से क्या निकल के आ रहा है हाँ, जो यहाँ के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसको किस देखिए तरह से आपको देखते मैं हैं? एक चीज बताऊं, ये सिर्फ बर्ड या वाइल्ड लाइफ सर्वे की ही बात नहीं है। जी। किसी भी नेशन में, किसी भी देश में डेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। बिल्कुल पूरे वर्ल्ड के लिए बिल्कुल डेटा बिल्कुल। किसी भी चीज का आपको मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डेटा करना डेटा पड़ेगा। देखना फॉर पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप किचन में, घर की किचन के लिए सामान लाना चाहते हो, तो आपको पहले उसका डेटा मैनेज हाँ, देखना पड़ता है कि आपको कौन सा सामान, क्वांटिटी पता होनी कितना चाहिए। सामान मेरे को रिक्वायर्ड है, क्या चीज खत्म होगी, किसका कौन सी, तभी आपको पता लगेगा कि आपको क्या लाना है। क्या लाना है। इसी तरीके से हम वाइल्ड लाइफ के जब सर्वेस की बात करते हैं तो स्पीशीज़ काउंट होती हैं, जी जी जी। है ना। और स्पीशीज़ जो हैं, चाहे पक्षियों की हैं, तो यहाँ तो चूंकि बात पक्षियों की हो रही है तो पक्षियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पक्षी जो हैं पूरे वर्ल्ड वाइड अगर मैं कहूँ तो 10,000 से ज़्यादा एक स्पीशीज़ इसके हैं अभी, 10,000 प्लस। सही है। भारत में जो है करीब 1352 स्पीशीज़, 1352 1352 1352 मतलब 1350 कह साढ़े लीजिए आप। 1300 है। ये स्पीशीज यहाँ से भारत से मिलते हैं हमारे यहाँ पे, जी। है ना। और ये एक ऐसी चीज है कि पक्षी आसानी से आप पहचान सकते हो, मतलब देख सकते हो कि पक्षी है। कीड़े मकोड़े को आप काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, स्नेक्स हैं, सांप हैं, उनको देखना मुश्किल हो जाएगा, एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग्स हैं, उनको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पक्षी एक आम जनता, आम लोग भी उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और पक्षियों से क्या होता है कि कोई पक्षी अगर आपको दिखाई दे गया, हाँ जी। या ज्यादा हो गया, ठीक है। या एब्सेंट हो गया, जो पहले होता था अब नहीं होता है, अब नहीं दिखाई दे रहा है तो वो। ये सब इंडिकेटर होते हैं कि हमारी जो प्रकृति है वो किस करवट जा रही है ना। जैसे कोई पक्षी आप कहते हो गोरैया नहीं था, बड़ा मैं कॉमनली मैं हाँ, इस एग्जांपल को गुरैया ठीक बात। एडमिट करता हूँ कि गोरैया है। अब गोरैया को तो चूंकि सब जान रहे हैं इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ, है सही ना। है। तो स्पैरो के खत्म होने का जो हम लोगों ने देखा है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बहुत ज्यादा होती थी, अब कम है, अब पहले से है ना। काफी कम तो संख्या में। इसका इकोलॉजी में, इसका हमारे फसलों में योगदान जो है उसको आप मना नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई, और अगर ये पक्षी कम हो जाते हैं तो इकोसिस्टम हिल जाता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्पीशीज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनको काउंट करके हमें ये देखना कि कहाँ पे जो है बढ़ रही हैं, कौन सी घट रही हैं, उससे हमें एक इकोलॉजिकल बैलेंस का पता लगता इसको है। प्राकृतिक संतुलन के लिए ये जरूरी होते हैं। हाँ। और अगर आपको ये मालूम रहेगा कि ये नंबर जो है फला नंबर रहता है, अगर उससे कम हुआ तो भी कुछ गड़बड़ है, कुछ ज्यादा हुआ तो भी तो भी मतलब कई बार तो ये गड़बड़ ही काउंट होगी, किसी दूसरी स्पाइसेस के लिए गड़बड़ हो जाएगी, किसी ना। ओवरबर्डन हो जाएगा ना, ओवरबर्डन हो जाएगा। आप देखिए दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ हैं उनके ऊपर ब्लैक काइट होवर करती हैं, उड़ती रहती हैं, सही है। उनका नंबर ढेर बढ़ा हुआ है, पिछले समय से बढ़ गया वो काफी बढ़ा हुआ, काफी बड़ा है। तो वो कायदे में तो आप देखो कि उससे चिड़िया का नंबर बढ़ा,
हम उसे उसकी खुशी क्यों नहीं मना रहे हैं, हम्म। है ना, जबकि नंबर बड़ा है। तो ऐसा नहीं कि ओवरबर्डन होना भी नुकसान है। तो अभी इस वेटलैंड पे आपने कहा कि आप 2014 से आए, तो हम उसकी बात कर रहे थे। अब जो यहाँ प्रजाति हैं कितनी देखी जा रही हैं उस वक्त देखिए से अभी ऑन एन एवरेज जो मैं बताऊं आपको, यहाँ जो अलग अलग सीजन में, अगर फुल ब्लोन सीजन की मैं बात करूं, माइग्रेटरी सीजन की बात करूं, तो 30 से लेके 45 प्रजातियों तक का जो नंबर है, 30 से 45 के बीच अच्छा जी। में, लगभग लगभग ये वेरिएबल रहता है। सही है। कभी 35 मिलेंगे, कभी 33 मिलेंगे, कभी 40 मिलेंगे, कभी 42 मिलेंगे, कभी 46 मिलेंगे। कुल मिला इस के तरह 35 से लेके 45 तक बस वो थोड़ा अप डाउन 45 होता वो रहता है। इतना इतना रेंज में चिड़िया यहाँ पे आती हैं, बर्ड्स आती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे बार हेडेड गूस जो है वो अच्छे खासे देखने में मिलते हैं, ठीक है। है ना, जो कि इम्पोर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, शॉवलर्स हैं, नॉर्दर्न शॉवलर्स हैं। कितने, मैं कह सकता हूँ कि संख्या में कितनी प्रजातियां ऐसी हैं जो बाहर से आती हैं स्थानीय के अलावा? जैसे 10 से 12 प्रजातियां तो यहीं की रहती होंगी, हाँ जी, हाँ और जी, हाँ बाहर जी। से कितनी मूव कर रही हैं यहाँ? ऑलमोस्ट आप ये देखो कि लगभग लगभग 20 प्रजातियों का एवरेज जो है वो बाहर से वो रहते हैं। रहता है। अच्छा, और एग्जैक्ट कितना है वो डेटा हर बार जो है वो वेरिएबल रह जाता है। तो अभी आप यहाँ आए हुए हैं, तो जी। अब की बार आने का आपका क्या मकसद रहा? अब की बार देखिए मकसद ये था, एक तो AWC तो ऑलरेडी हो ही चुकी है एक बार तो। गणना हो चुकी है एक बार। हाँ, गणना एक बार हो चुकी है, दूसरी बार हम लोग कर रहे हैं, वो भी गणना ही हो रही है। अच्छा, अभी आप गणना ही कर रहे हैं। गणना ही कर रहे तो हैं। अभी कितने, कब तक आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा? गणना अभी शाम तक चलेगी, 4 बजे के आसपास तक चलेगी। अभी देखिए जो करीब 2 बजे का टाइम हुआ है, अच्छा जी। तो 4 तो बजे तक गणना चले। करते वक्त किस चीज का ध्यान रखते हैं, कैसे गणना कर लेते हैं? जैसे अगर आम कोई व्यक्ति दिखाए, एक बार आर्यन दिखा दो, ये भीड़ तो काफी उनको है। उनको पता नहीं लगेगा कि हमारा कैसे है। इसमें एक टेक्निकल हाँ सिस्टम है ना, कई बार बहुत हमने इसको एक्यूरेट इस तरीके से किया हुआ है। जैसे मेरे पास 5 अभी स्टूडेंट्स हैं, जी जी। है ना, वो पांचों को हम एक बार में एक स्पीशीज के लिए बोलते हैं कि भी तुम ये वाली स्पीशीज काउंट कर लो, B स्टूडेंट दूसरे स्पीशीज कर लेगा, C तीसरी स्पीशीज कर लेगा। इस तरह 5 बच्चे एक ही बार में हम्म। 5 स्पीशीज के नंबर को काउंट कर लेते हैं, तो किसी एक को भी कंफ्यूजन नहीं होगी। नहीं, इसमें कल हम बातचीत कर रहे थे परसों, कि मान लो एक तरफ से पक्षी उड़ के दूसरी तरफ चले गए, जी। तो वो भी तो एक नहीं वो कॉम्प्लिकेशन पता रहता है रहती ना। है। अभी देखिए यहाँ पे हमने बॉर्डर बना लिया, वैसे तो कई बार क्या होता है कि कोई फ्लैग वगैरह लगा लेते हैं अच्छा, जब ज्यादा होता है, तो ठीक है। अभी इसके इधर इधर के काउंट करो, फिर उधर करो। हाँ, यही और बात है। उड़ के अगर गया है तो उसको तो उसको उसको देख निगाह लेते हैं, रखो, कि निगाह निगाह रखते रखो। हैं कि भी उधर बोल देते हैं कि हाँ ये उड़ के इधर फ्लॉक आया है, इसको देख लीजिए। तो अभी ये जो बच्चे हैं, जो आपके पास स्टूडेंट्स हैं, जो आए जी हुए हैं, जो सीख रहे हैं, शिक्षार्थी हैं, जी। ये कहाँ से हैं? इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? इनकी हाँ पढ़ाई मैं कैसे होती देखिए है? कोई भी बच्चा जो है ना, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रेन हो सकता है रिसर्च के लिए, और अपने पैशन के लिए भी। ठीक है। कई बार क्या होता है कि भाई हर एक तो रिसर्च में नहीं जाएगा, हम्म। लेकिन कईयों का शौक होता है, हम्म। तो वो शौक वाले बर्ड वॉचर भी हमारे लिए वॉलंटियर बन जाते हैं आगे चल के, और रेगुलर जो है वो काम आते हैं। और उनको हम क्या है कि रेगुलर फील्ड पे लाके ट्रेनिंग, पहले तो क्लासरूम प्रोग्राम है। हम्म। तो इसकी कितनी रहती है एजुकेशन? कौन सी क्लास के बाद रहती है? मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम इसमें देखिए जब हमें समझ में आना शुरू हो जाए, हम्म। तो शौकिया तौर पे तो 10वीं के बाद भी बच्चे कर ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे बरतराज जी हैं जो हाँ, हमारे, भरतराज जी है हैं। ना, हाँ, तो बरतराज जी तो बिल्कुल एक पहचानने लग गए वो भी, काफी मेरी वो बातचीत हुई पक्षी उनसे। पहचानने लग गए। हाँ अब हाँ। उनकी समस्या है कि भी हिंदी में नाम होना चाहिए, तो आज मैंने हिंदी में बुक का उनका अरेंजमेंट किया। एक ठीक। बाइनोकुलर के लिए भी उनको करेंगे ठीक कि है, भी जो दूरबीन है वो भी वो इन्हें मिल दूर से जाए, देख पाए, समझ देख पाए, पाए। समझ पाए। ठीक है। तो ये इंटरेस्ट वाली बात है। तो फिर ये बाकी इस रिसर्च का जो मसला है जो आप पूछ रहे थे, रिसर्च के लिए बच्चों का हमें प्रमोट करना है। जैसे आज दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चे हमारे साथ हैं, अच्छा जी। ठीक है। अभी आगे मेरा प्रोग्राम जो है दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ भी होगा, अच्छा जी। है ना, तो वहाँ पे भी यही है कि बच्चे जब इस फील्ड रिसर्च में प्रमोट होते हैं, तो हमारे लिए आगे का एसेट क्रिएट होता है। तो इसके अंदर कोई रोजगार की भी अवसर हैं किसी बिल्कुल तरह है। से? तो मान लीजिए कोई कर ले, तो ये तो अपने आप में देखिए ऐसा ना हो आप ना। जैसे लोकल है, अभी यहाँ पे क्या होगा, कल की डेट में ये नोटिफाई हो गया अभी ये हम्म। प्रोग्राम, यहाँ का जो वेटलैंड है, कल ये प्रॉपर सेंचुरी बन गई, हम्म। तो सेंचुरी में लोग बाहर से आएंगे, ठीक है। उन्हें बताएगा कौन? ठीक है, एज ए तो गाइड जो है। अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे बरतराज जी को शौक है, हम्म। तो क्या है कि अपना जो है वो गाइड कर रहे हैं। कई बार ये जो गाइडिंग है पेड होती है। जी 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 जी। अभी भरतपुर सेंचुरी में जो जयपुर में, इसमें आपका राजस्थान में है,
तो भरतपुर में क्या है कि वो जो रिक्शे वाले हैं उनको ही ट्रेनिंग दे रखी है। जी। तो रिक्शा पुलर्स हैं, वही क्या है कि अपना सवारी को भी लेके जाएंगे और वो चिड़िया की ऐसी साइंटिफिक जानकारी देंगे, तो वो ठीक है। प्रॉपर करते अच्छा, वो हैं। स्थानीय बोली में, स्थानीय भाषा में जी बड़े जी अच्छे जी, ढंग से दे देते स्थानीय हैं। भाषा में कर देते हैं। दूसरा ये भी होता है कि उनको रोजगार मिला हुआ है। तो ये जवाहर जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी बता रहे हो, यहाँ एक कोर्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से है, प्राइवेट कोई नहीं, मैनेज वहाँ किया, पे कैसे देखिए है कोई कोर्स? यूनिवर्सिटी का अपना एनवायरमेंट साइंस डिपार्टमेंट है, पर्यावरण विज्ञान, अच्छा जी। ठीक है, या जूलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं या बॉटनी तो आप डिपार्टमेंट उन्हीं होते से हैं। जुड़े हुए हैं? तो वहाँ से क्या है कि हमारे रिसर्च फाउंडेशन के लिए उनको डिसर्टेशन वगैरह मिलते हैं बच्चों अच्छा, को। ठीक है। और कई बार जैसे रिसर्च करना है पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी हाँ जी। जो है आ जाओ हमको यार, इस तरफ से आ जाओ, गाइड आगे कर आगे रहे आ होते जाओ हैं, आप। अच्छा है जी, ना। ठीक है। तो उनको भी गाइड कर रहे होते हैं जो बच्चों का जो है कोई फील्ड रिसर्च है। ठीक है। आजकल सबसे बड़ी समस्या है ना, हम्म, रियल फील्ड रिसर्च जो है वो कम है, कम है। बल्कि लोग ना 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 के मुकाबले इंटरनेट पे देख के ही इंटरनेट पे चैट देखे जीपीटी से रिसर्च चल रही है। रिसर्च चल रही है। तो अभी आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो भी हमारा डेटा है, हर एक डेटा को जीपीएस टैग के साथ अच्छा, किया जाएगा। जीपीएस से टैग किया जाएगा इसको? बिल्कुल, अभी जो आज हमारी शीट बनेगी तो उसकी फोटो भी पहले जीपीएस करके करेंगे ओह, कि हमने यहीं पे किया है ये। बहुत बढ़िया। हर एक फोटो यहाँ पे होगी, हर एक डेटा भी बच्चे अब एक एक्यूरेसी मेंटेन करने का ये बड़ा चैलेंज तो आता है। विश्वास जी, इसको आप कहीं वेबसाइट पे डालेंगे, कहाँ डालते हैं आप ये इसको? डेटा हमारा डिपार्टमेंट्स को शेयर होता है। हाँ जी। बाकी इसमें रिसर्च पेपर्स हैं, अलग अलग जर्नल्स में छपते हैं, हाँ जी। तो जर्नल्स में छपेंगे। बाकी आपका ई बर्ड एक इंटरनेशनल साइट है, ई बर्ड, ई बर्ड। ठीक है। तो जो AWC का डेटा है जो वहां चढ़ेगा वो AWC का डेटा काउंट किया जाएगा, ठीक है। एशियन वर्ड वाटर बर्ड सेंसस का, हम्म, तो वहां पे अपलोड करेंगे। ठीक है, ठीक तो है। ये एक्चुअली देखा जाए तो नेचर के लिए एक वर्कमैनशिप है। तो आप किस तरह से आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे करे, जिसका इस फील्ड में इंटरेस्ट हो? हाँ देखिए, दो बात बिल्कुल, क्लियर जी होगी, जी जी पर्यावरण के लिए, खुद जी। के शौक के लिए और रोजगार के लिए, तीनों ही हाँ जरिए से बिल्कुल इससे जुड़ा बिल्कुल जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल तो अब बिल्कुल आप कर बता सकते हैं। दें, जो दर्शक देख रहे हैं, इनसे जुड़ना चाहें, किसी की जिज्ञासा हो तो क्या करें वो लोग? तो उसमें देखिए, एक तो आप अपने चैनल के माध्यम से हमारा नंबर भी दे सकते हैं, जी जी ठीक है। हमारी वेबसाइट है जी। hberf.org। आप हमें दे देंगे, हम उसमें डाल देंगे हाँ, कमेंट में। तो hberf.org जो है वहाँ पे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स वगैरह होते हैं, मेल आईडीज हैं, ठीक है। तो कोई भी हमें मेल करेगा। हम्म, और बाकी जो हमारे लोकल ग्रुप्स हैं, जैसे कालवन का अपना एक ग्रुप बना हुआ है HBRF का, जी जी। तो जो भी वहाँ से भी उसमें जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। कुल मिलाकर के बात ये है ना कि जिसको चाह रहेगी वो राह ढूंढ लेगा। हाँ, अभी तो रहा हमारे सामने है ना, हाँ दर्शक देखेंगे तो आपको बिल्कुल ढूंढ लेंगे। बिल्कुल। तो अभी आपका यानी कि जो मेन ऑफिस है वो आप बठिंडा से ही हाँ, कोऑर्डिनेट करते हैं? बठिंडा से करते हैं। बाकी चूंकि हमारे लिए अब कई बार एक सवाल आता है कि सर लेबोरेटरी कहाँ है, हम्म, तो ये सब हमारी लेबोरेटरी है। ये आपकी लेबोरेटरी, इकोलॉजी ये में लाइव लाइव लेबोरेटरी है? इकोलॉजी में लाइव लेबोरेटरी होती है। जी। तो हमारा सारा काम जो है अभी जैसे अभी चलेगा हमारा ये काउंटिंग का हो गया, तो इससे रिसर्च के डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर जुलाई के बाद मतलब अप्रैल के बाद जब आएगा, जब ये चिड़िया चली जाएंगी तो लोकल में आपके ब्रीडिंग सीजन शुरू हो जाएगा यहाँ पे हेरन्स का। ठीक है। तो वहाँ पे फिर जो है हमारा काम शुरू हो जाएगा, नेस्ट काउंट है, चिड़िया कितने अंडे दे रही है, अच्छा, कोई कहीं हाईवे बन गया तो उससे क्या नुकसान है, पेड़ कट रहे हैं तो उससे क्या उससे नुकसान क्या है। नुकसान है? तो कुल मिलाकर के एक जो मेन मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फोकस है HBRF का, हम्म, वो ये है कि जो वेटलैंड्स हैं, जो अबंडन है, जी। जिनका कहीं कोई ख्याल नहीं है, कहीं कोई ऐसी अननोन जगह पड़ी है, उसको लोगों की सीरियस सिस्टम की नज़र में लाना। लोगों की नज़र में तो मैं कहूँगा कि फोटो खींच के डाल दिया तो कई बार उसका नुकसान हो जाता है। नुकसान ज्यादा हम होता है। कभी भी नॉन सीरियस जगह पे उसको शेयर करते ही नहीं है, ठीक है। है ना। जहाँ रिक्वायर्ड है वहीं वहीं पे वहीं आप बात शेयर करेंगे, क्योंकि करते हैं। आजकल एक बहुत शौक वाली बात हो गई है, जस्ट फोटो खींचने लोग कहीं भी पहुंच हाँ, जाते हैं, फिर पक्षियों को परेशान करते हैं, ठीक है है। ना। तो इसलिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है पंजाब में, बठिंडा में जो है ना, हेरन ब्रीडिंग, जहाँ पे ठीक है, पक्षी ब्रीड करते हैं। ब्रीड करते हैं। वो नॉर्मली लोकलाइट्स को भी वो जगह नहीं मालूम है। बहुत बढ़िया। करीब 6-8 हजार पक्षी वहाँ पे आते हैं, अंडे अंडे आंधे अंडे अंडे देते हैं। अंडे अंडे 6-8 हजार अंडे, मतलब मैं कहूँ कि पिछला करीब ऑलमोस्ट 10,000 हम्म, हैच आउट का हमारा जो है काउंटिंग है उधर, ठीक ठीक है। है।
अब उसमें से आप लगा लो कि जब 10,000 अंडे हैं तो 10,000 में से करीब 3-4 हजार बच्चे भी बाहर निकलते हैं, जी। 2-3 हजार बच्चे बचते हैं आगे। बचते हैं आगे। ठीक है, ठीक है। अगर हमने लोगों को बता दिया तो लोग पहुंच के उस जगह को ही बराबर नहीं नहीं कर देंगे। बिल्कुल मैं समझ गया। तो अभी कोई भी सीरियस सिस्टम्स प्राकृतिक को, जगह जो है खराब होनी शुरू, प्राकृतिक जगहों को जब तक संरक्षित हाथों में ना जाए तब तब तक उसका मतलब उसको संरक्षित हाथों में पहुंचाने का, उसके बाद हम वहां से फिर अच्छा अपनी चलिए नई अब हम जर्नी अपने, पे निकल नहीं जाएंगे। नहीं ठीक है, हम इस स्लॉट के अंतिम उसमें चल रहे हैं। जी तो मैं ये जानना चाहूंगा, दो सवाल जो जुड़े हुए हैं। पहले तो ये कि जो ये आप सिखा रहे हैं सारा, जी ये बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जी ये कितना महंगा कोर्स है, पहली बात। और दूसरी बात आप ये कि हाँ, नहीं नहीं थोड़ा पता होना चाहिए, दर्शक जी सभी देख रहे हैं जी 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 तो, क्योंकि वो पता लगे तो सब बच्चे अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जी दूसरी बात ये कि अगर आपके दिमाग में फिर भी कुछ रह गया जो मैंने आप बताना चाह रहे थे मैं पूछ नहीं पाया, तो वो जरूर हाँ हाँ बताइएगा। मैं दो चीजें बताऊंगा। हम्म। ये जो हम करा रहे हैं इसका अभी तो जीरो इन्वेस्टमेंट कोर्स है। जी। जो भी बच्चा मुझसे सीखना चाहता है, हमारे साथ रह के फील्ड पे जाना चाहता है, तो उसकी फ़िलहाल तो कोई ऐसी फ़ीस नहीं है। ठीक है। ठीक है, अगर जैसे बाहर से आएगा और यहाँ पे आके स्टे करेगा कुछ है तो वो बस उनका अपना खर्चा होता है। ठीक है, एक वो तो ये अपना बात रूम हो। ले, जैसे 10 दिन का काम है हम्म। तो 10 दिन वो कमरा कहीं लेके रहें, अपना खाने पीने की व्यवस्था करें। और अगर कोई 1-2 ही रहता है तो इवन आने जाने का भी वो हमारे साथ ही होता है, आपके साथ ही उससे आ जाता डीजल है। पेट्रोल का भी हम चार्ज नहीं करते हैं। अभी पेड प्रोग्राम फ़िलहाल हमने नहीं किया है यहाँ पे कोई भी, ठीक है। और आने वाले टाइम में पेड प्रोग्राम ज़रूर किए जाएंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो रिसर्च के लिए फंड जनरेट होगा, सही है। दूसरा जो पैसे दे करके सीखेंगे लोग, हम्म। है ना, वो बहुत बड़ी फीस लंबी चौड़ी नहीं होगी, बट ये होगा कि उन्होंने पे करके इसको सर्टिफिकेट ली है या कोई ठीक भी है। डिप्लोमा लिया है इसके जैसे भी। अलावा आप ये बात बता दीजिए, कुछ और जो इम्पोर्टेंट था मैं आपसे नहीं पूछ हाँ, पाया, आप एक बताना चीज़ मैं चाह रहे बता हैं। रहा हूँ, हाँ, जी जो बताइए। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, होलोसीन बायोडाइवर्सिटी एंड इथनोबायोलॉजी रिसर्च फाउंडेशन। जी। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ड यूज हो रहे हैं, एक तो होलोसीन और दूसरा इथनोबायोलॉजी। जी। जी। तो होलोसीन क्या है, कई बार लोगों का सवाल ये होता है, होलोसिन जी। होलोसीन क्या जी है। जी तो बताइए। जो अर्थ का जब से पृथ्वी बनी है हम्म। तब से लेके आज तक एक जियोलॉजिकल स्केल टाइम स्केल है। अर्थ की रॉक्स के अंदर जो है वो लेयर्स जो अलग बनी है, अलग परतें हैं उनमें जो जीवन के पुराने लक्षण फॉसिल्स दबे हुए फॉसिल्स हैं। जो है उसमें दबे तो हुए हैं। उसकी जो सबसे ऊपर की लेयर है उस पे आप खड़े हो। जी ये जो बिल्कुल। टाइम चल रहा है ये होलोसीन एरा है अभी, और होलोसीन पीरियड है। पीरियड है। ठीक है, तो होलोसीन, इसको पीरियड भी क्या हम, होलोसिन वर्तमान है ये। हाँ हाँ हाँ, वर्तमान है ये। वर्तमान चल रहा है। हम्म। तो इसको बेसिकली इपॉक कहा जाता है। जी। तो ये होलोसीन तो वो है वर्तमान, आप उसको टेक्निकली साइंटिफिक साइंस में ये होलोसीन है। होलोसिन है टेक्निकल। होलोसीन की बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी ठीक समझ है। गए। तो बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ पक्षी नहीं आएंगे, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े सब आएंगे, हाँ उसमें मनुष्य भी आएगा। सब आएगा। सब आएगा। तो उस सब को कवर अप करना, हम्म। उससे रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट का प्रोजेक्ट होगा वो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है इथनोबायोलॉजी। हम्म। तो जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका डॉक्यूमेंट करना, ठीक है। उसका पेपर बनाना, उसकी बुक्स पब्लिश करना, हम्म। और उस नॉलेज को IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम अभी प्लेटफॉर्म है सरकार का, हम्म। उस तक पहुंचाना। बहुत बढ़िया। बाकी कॉलेज स्कूल्स में उसके पढ़ाए जाने की रिकमेंडेशंस NCERT जैसे सिस्टम्स को भेजना। बहुत तो बढ़िया। ये चीज़ है। अभी यहाँ पे आपका छोटा सा वन है एक, हाँ यहाँ साथ उसका में उसका हम जो औषधीय जो प्लांट हैं जी। उनकी हमारी जो है एक प्लानिंग है, उसका हर्बेरियम बनाएंगे। और लोकल नॉलेज जैसे भरतराज जी को भी इसमें काफ़ी, हाँ इनको ये काफी तो इंटरेस्ट है, इन्होंने ज़बरदस्त दिखाया मेरे को। है हाँ। ना। तो इनकी भी नॉलेज, और यहाँ जो लोकल वैद्य डॉक्टर्स हैं, हमारे वैद हैं एक और, वैद है जी ना, आइए। तो उन ये सब हमारे का वैद जी हैं। कितने पौधे आप हैं, कहाँ क्या जा रहे क्या हैं, आप है। भी आइए। हाँ हाँ जी। हाँ जी। तो अभी ये उन सब की राय लेकर के भी हाँ कि जी। उनके नज़रिए में वो पौधे कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या किस दवाई में यूज़ होते हैं, एक तो इनसे डेटा लिया जाएगा। जी। फिर उसका साइंटिफिक ऑथेंटिकेशन कि जी रियल में अब इनके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो इनके औषधीय गुण को बनाती हैं। तो वो भी तो आप करेंगे। हाँ, ये सबको अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स तक पहुंचाना, वहां से फिर जब कलेक्ट होगा तो एक बुक बनेगी, और वो बुक जो है फिर पब्लिश होगी। बहुत बढ़िया। तो ये फील्ड रिसर्च पे बेस्ड है। तो ये बात मुझे आपको बतानी थी। नहीं नहीं बहुत जहाँ बढ़िया, मैं इसीलिए ये अक्सर पूछ लेता हूँ। दर्शकों तक पहुंचेगा हाँ जी। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो जुड़ेंगे, और सभी का मतलब इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए, मतलब जो भी थोड़ी नॉलेज रखते हैं, 2 तरह की, एक तो टेक्निकली जुड़ना हम्म। और एक होता है कि पैशन से जुड़ना। तो दोनों तरह के कामों में हम वॉलंटियरशिप के लिए इनवाइट कर लेते हैं।
बहुत बढ़िया, आपने अच्छा समय दे दिया। अभी शाम तक आप करेंगे। आपने हमारी पहले भी रिपोर्ट देखी होगी, कैसी जी लगी? जी जी, बहुत अच्छी रिपोर्ट आपकी, बहुत अच्छा आपने कवर किया था पिछला AWC का प्रोग्राम भी। हाँ, AWC का हाँ प्रोग्राम था। तो अभी आप शाम तक रहेंगे, इसके बाद चले हाँ, जाएंगे? बस बस तो दोबारा अभी जब अब भी आएंगे तो मेरी उम्मीद है कि हम नहीं लोग नहीं, फिर बिल्कुल मुलाकात बिल्कुल करेंगे। मिलेंगे। हाँ अभी जी, बस काउंटिंग चल रही है। हाँ अभी जी, तक मैं स्पीशीज का नंबर बता दूं, हाँ जी, 35 वाटर बर्ड स्पीशीज हम जो है देख चुके हैं अभी तक। ठीक है। और 12 स्पीशीज हमें टेरेस्ट्रियल बर्ड जो थलीय पक्षी हैं थलिया पक्षी है, उनकी, मतलब 46 स्पीशीज अभी हमारी कंप्लीट है। कंप्लीट है। बाकी काम चल रहा है, जितना तो बढ़ेगा शाम तो को हम फोन पे शाम को फोन पे हम आपको हम एक उसको बार अपडेट्स कर लेंगे, अपडेट्स कर अपडेट्स कर लेंगे। जी लेंगे। जी जी तो जी। भरतराज जी आपके साथ, ये तो अरे हमारे हमारे यहाँ तो परमानेंट साथी हो गए। परमानेंट साथी हैं। तो भरतराज जी, आप बताइए कुछ, पिछली बार भी आए, अब की बार भी आए, क्या क्या फर्क लग रहा है? बहुत फर्क लग रहा है जी। हम तो इसके इनका जितना भी अनुभव कर सकते हैं जी, हम सारा वो ही शेयर करते हैं जी। हमें ये प्रोफेसर साहब ही आके बताते हैं कि भाई ये आपको एक दूरबीन भी देने वाले हैं, बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद होगा नहीं, जी। दूरबीन दूरबीन भी और बुक भी। एक बुक भी, बहुत जिसमें फिर हिंदी तो, के नाम होंगे। फिर तो बहुत मोटिवेशन हो जाएगा जी, बच्चों को भी ले आया करेंगे, स्कूलों में भी जाया नहीं, करूंगा कि भाई हम आप ये आइए, चाहते हैं कि विजिट यहाँ कीजिए। जो है स्कूल लाइब्रेरी में जो भी एनरिचमेंट हम कर सकें, तो वो बढ़ाई जाए फोटो, उसकी। हाँ, पिक्चर्स, बुक्स, वो हम मतलब पक्षियों के बायोडायवर्सिटी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कंप्लीट हो ये बहुत सिस्टम। बहुत अच्छा, धन्यवाद जी दूसरी मैं इसके लिए आपकी जी। मुलाकात करवा दूं, वैद करमवीर लांबा जी हैं। जी जी ये जी वैद जी। है और इसी गांव से हैं, और जिस वन की आप क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहाँ ये घूमे हुए, वहां से दवाइयाँ भी लेके जाते हैं बस ये। तो वैद्य जी तो आप इनकी मदद भी ले नहीं सकते हैं। नहीं, इनका इनके बिना होगा नहीं, अच्छा जी। है ना। मैंने इनको हाँ भरद्वाज जी, जी को लांबा जी बोला था मदद कि करने वाले हैं या गायब होने वाले हैं? इसमें मदद की नहीं, मुझे स्वयं मदद की ज़रूरत है। अच्छा जी। ये कहा जा सकता है, क्योंकि हाँ जी, रिसर्च वर्क है जो उसमें अच्छा जी। हम परंपरागत औषधीय ज्ञान रखते हैं, जी। और टेक्निकल की बात जो प्रोफेसर साहब ने कही है वो इनके द्वारा ही आएगा, और जो नहीं, रह इसमें जाता हमसे इसमें बहुत वैद कुछ है। जी जो इथनोबायोलॉजी जो वर्ड है ना, जी जी वो परंपरागत ज्ञान को ही कागज में संयोजना है, संजोने का प्रोग्राम है। उसी को सुझाने का वो अभी प्रोग्राम। अभी आपको मैं बता दूं, ये वैज्ञानिक प्रोग्राम है, ये सरकारी प्रोग्राम, मतलब गवर्नमेंट भी इसको ऑथेंटिकेट करती है। जी जी और इथनोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है बाकायदा। जी। तो ये जो भी आप देंगे वो विज्ञान का हिस्सा बनेगा। हिस्सा नहीं, बने। बहुत कुछ है जी यहाँ पर प्राप्त करने के लिए, और जैसा संभव होगा, जितनी नहीं, जब जानकारी सर्वे है वो होगा तो आपको हम उपलब्ध आपको करवाई याद कर जाएगी। लेंगे। बिल्कुल। हाँ। सर्वे तो में आपके साथ कदम पर जी कदम जी। चलेंगे सरपंच जी। साहब कुछ और बताना चाहेंगे आज के बारे में? आज के बारे में ये बताना चाह रहे हैं जी हम जी, जो ये टीम आई है जी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इन्हीं की मेहनत से जी ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का काम करेगा जी। और हम ये चाहेंगे जी ये टीम आए, बार बार आए। बार बार आए। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार थोड़ा सा अपनी टीम से परिचय करा दीजिए, आपके आज आपके साथ कौन कौन लोग आए हैं, उनसे हाँ, मैं वार्ता तो नहीं हो पाई आज हमारी। आज जो हमारे साथ हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय रामानुजन कॉलेज के प्रोफेसर हैं डॉक्टर देवेंद्र, और JNU से डॉक्टर यतेंद्र हैं, जी वो एनवायरमेंट साइंस के जी हैं। जी जी। तो ये लोग आए हुए हैं, और करीब 8 बच्चे हैं हम्म जो रिसर्च के लिए, ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। ये बच्चे पिछली बार भी आए थे, हम्म। और ये हमारे साथ पंजाब के वो जो मैंने आपको बताया था ब्रीडिंग साइट है, ब्रीडिंग साइट्स जो है उस आपकी। पे भी ये बेचारे बहुत ही सीरियस वर्क कर रहे हैं बहुत बच्चे। बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया। तो लगातार आपके पास काम बस कर अभी रहे ये हैं। क्या है ना कि आपने करियर की बात की थी ना, तो हाँ ये जी। जब भी आगे पढ़ेंगे तो आगे कहीं साइंटिस्ट, कोई प्रोफेसर, या कोई भी एक वॉलंटियरशिप में या कुछ करेंगे, या किसी NGO में जुड़ेंगे, तो ये उनका जरिया भी बनेगा। तो जी। बहुत बढ़िया विश्वास जी, आपने पूरी जानकारी दी और हमें बहुत अच्छा लगा। और आप यहाँ आते रहिए बार बार, ताकि ये जो साइट है ये दूर तक जाए सारी की जी सारी, और लोगों को इसके बारे में पता लगे। तो मैं ये भी कहूँगा दर्शकों को, यहाँ आइए, मगर यहाँ आकर आप इस वातावरण को प्रदूषित मत कीजिएगा। इसको संजो कर रखिए जिस तरह से प्रकृति ने इसको संजो कर रखा है, ताकि ये पक्षी चाहे हमारे देश के हैं चाहे विदेश के हैं, यहाँ पर अपना उसी तरह से विचरण करें जैसे सदियों से करते आ रहे हैं, लंबे वर्ष से करते आ रहे हैं। आप कोई मदद लेना चाहें वैद्य जी की, सरपंच जी की, इनकी तो आप ले ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और आप बिल्कुल, अब आए, ये तो आपका बहुत 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 अच्छा हुआ, धन्यवाद। आज मुलाकात हो गई। और जितने भी दर्शक हैं उनको ये रिपोर्ट कैसी लगी, पहले वाली रिपोर्ट कैसी थी, इसके बारे में जरूर बताइए। हम यहाँ लगातार आते रहेंगे जब तक कि ये एरिया डेवलप नहीं हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। जैसा आप देख रहे हैं, हम टोहाना के साथ लगते हुए क्षेत्र गांव कालवन में है, और कालवन में देवभूमि के नाम से जो विख्यात है जगह, जहाँ पक्षी आते हैं देश विदेश से, और अपने देश की भी यहाँ पे काफी प्रजाति हैं, और इसके लिए दूर दूर से लोग आकर अब यहाँ इस काम में जुटे हुए हैं, इनके संरक्षण में, इनकी जानकारी में। तो आज मेरे साथ हैं डॉक्टर यतेंद्र प्रताप सिंह और साथ में डॉक्टर देवेंद्र कुमार। तो ये दोनों यहाँ पहुंचे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में, इनसे हम बातचीत करेंगे, कैसे आए, कहाँ से आए, क्यों आए, पूरी जानकारी इन्हीं से लेंगे। तो पहले आप बताइए सर। सर मैं डॉक्टर देवेंद्र और रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पर्यावरण विभाग में।
और मेरे स्टूडेंट आज यहाँ पर बर्ड्स काउंटिंग या बर्ड्स वाचिंग के लिए आए हैं, बर्ड्स की स्टडी के लिए आए हैं। और हम डॉक्टर विजय विश्वास सर के ही जो एनजीओ उन्हीं के अंडर में उनके एनजीओ के अंडर में हम बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भी आए हैं। तो आप कितनी जगह पर अब तक इस तरह से जा चुके हैं? लगभग हम 8-10 लगभग बर्ड साइट पर हम जा चुके हैं। भटिंडा में भी हमने कुछ साइट से सेंसेक्स की और दिल्ली एनसीआर में भी हमने किया है। कालवान में मेरा सेकंड विजिट है, लास्ट ईयर भी मैं आया था। हरियाणा में और भी किसी जगह गए हैं आप? हरियाणा में भी नहीं, हरियाणा में मेरा तो यही सेकंड है और यहीं पर मैं आया हूँ। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट वीक भिंडरवाल अच्छा, भिंडरवाल झज्जर, हाँ वहाँ पर yes, हम जाने की वो संभावना वो है। वहाँ का। तो यतेंद्र जी, आप भी बताइए, आप कहाँ से हैं और कैसे हैं थोड़ा सा? नमस्कार। हाँ जी। मैं डॉक्टर यतेंद्र, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनवायरनमेंट साइंस सर का कलीग हूँ, मैं उनका जूनियर भी है। यहाँ पर सर के गाइडेंस में, देवेंद्र सर के गाइडेंस में हमारे 7-8 स्टूडेंट आए हैं। उनको बेसिकली हम यहाँ पर बर्ड वाचिंग और बर्ड के क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी तरह के यहाँ पर बर्ड्स हैं, स्पीसीज बर्ड के, कौन सा नेटिव है और कौन सा माइग्रेटरी है। माइग्रेटरी के माइग्रिया एग्जैक्टली। और क्योंकि ग्रेजुएशन के बच्चे हैं तो हम सबसे पहले नेटिव और इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में बताने की कोशिश उनको कर रहे हैं। अच्छा। और चूंकि मेरा स्पेशलाइजेशन माइक्रोबायोलॉजी का है तो मैं यहाँ पर ये भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर जो डेटा विश्वास सर का डेटा आता है, जो भी डेटा है अभी शाम तक वो क्लियर हो जाएगा, फिर उस पर हम स्टडी ये करेंगे कि अगर किसी भी स्पीसीज़ की अगर संख्या कम हो रही है तो हम उस पर ये स्टडी करने की कोशिश करेंगे एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उस स्पीसीज़ की संख्या क्यों कम हो रही है, क्या इस वेटलैंड में पोल्यूशन एक इम्पैक्ट डाल रहा है या फिर कोई और रीज़न हो सकता तो है। यतेंद्र जी, मैं जी, ये जी। मान के चलूं कि जो आपके सुझाव हैं वो हाँ। शाम तक अपने को मिल पाएंगे कि हाँ, आखिर हाँ, आखिर इसकी स्थिति कैसी है और क्या हाँ, होना चाहिए। पर मैं एक बात तो जरूर पूछ हाँ, लेता हूँ जी, जी, आपसे, जी। आपका अनुभव क्या रहा यहाँ आके? नहीं, यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जो लोकल हमारे बड़े जो बुजुर्ग हमारी हैं और हमारे सोसाइटी है साथ जिसको के संभाल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सोसाइटी अभी भी जिस तरह से डिग्रेड हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारे कंजर्व कर रही है सरकार, लेकिन अभी भी इस वेटलैंड को प्रोटेक्ट करके रखे हैं इस गांव वाले। बहुत बढ़िया। इधर करिए। हाँ डॉक्टर साहब, आपका क्या अनुभव रहा, आप भी बता दीजिए थोड़ा सा। अ, स- ये जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि हरियाणा में जो बर्ड साइट्स है वो बहुत रेयर है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, कृषि का विस्तार होने की वजह से यहाँ फॉरेस्ट एरिया कम है और जिसकी वजह से बर्ड्स के जो हैबिटेट है वो बहुत कम है। और ऐसे रेयर ही प्लेस है जहाँ पर इतने लार्ज एरिया में वेटलैंड है और इस तरह के हैबिटेट अवेलेबल है। चूँकि मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो मैंने स्टडी में पाया कि हमारे यहाँ पर जो हरियाणा में फॉरेस्ट कवर है वो लगभग 3.5% है, जो 33% होना चाहिए। और प्रोटेक्टिव एरिया जो 11% है वो लगभग 1% से कम है। इसलिए नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स और नंबर ऑफ नेटिव बर्ड्स एज ए अदर स्टेट की अपेक्षा हरियाणा में कम है। कुछ एक्सेप्शनल केस है, कालवान एक ऐसा रेयर वेटलैंड है और ऐसा हमारा ये हैबिटेट है जहाँ पर नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स और नंबर ऑफ नेटिव बर्ड्स एज ए अदर डिस्ट्रिक्ट की अपेक्षा यहाँ पर अच्छी है। हाँ, यहाँ पर प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा संभावना है जहाँ पर काम किया जा सकता है। तो मैं यहाँ के लोकल एमएलए और एमपी और सरकार को उससे कहना चाहता हूँ कि लोकल एनजीओ के साथ और हमारे जो प्रधान जी हैं इनके साथ मिलकर यहाँ पर प्रोटेक्शन को बढ़ाया जाए और यहाँ कंजर्वेशन किया जाए, जिससे यहाँ का जो नेटिव स्पीसीज है वो डिस्ट्रॉय ना हो, यहाँ का जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय ना हो, जिससे हमारे यहाँ पर नेटिव स्पीसीज के साथ साथ माइग्रेटरी स्पीसीज की संख्या भी बढ़े। जो कि पिछले कुछ सालों से देखा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से और फॉरेस्ट कवर के डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो पिछले कुछ सालों में कम होती जा रही हैं। बहुत बढ़िया, इतनी जानकारी। अब जिम्मेवारी आ जाती है आप लोगों के ऊपर। तो इनका ये कहना है कि जो ये जगह है इसका संरक्षण होना चाहिए ताकि जो बाहर से आ रहे हैं, जो यहाँ के स्थानीय हैं, उन सब जीवों का संरक्षण हो सके। तो इसके लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं? सर, अभी सरकार के उसमें प्रयासों से और हमारे नौकलूस के प्रयासों से जो हमारा ये महर्षि दयानंद प्रवासी पक्षी संस्थल है,
तो ये रिजर्व घोषित हुआ है। लगभग ग्राम पंचायत का पूरा इसमें सहयोग रहा है जी, आर्य समाज का पूरा सहयोग, लोकल जो जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता उनका भी पूरा सहयोग रहा है। जिसकी वजह से हमने जी जो ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत ने 27 किलो का इसका वो दे दिया है जी, और इस पे काम सुचारू रूप से अभी चलेगा जी। उसमें 5 लाख रुपए तो जी इनको अलग से नए पेड़े लगाने के लिए उनको दिया है जी, और 15 लाख या पता नहीं 17 लाख के करीब जी इसका जो वेलकम गेट है उसके भी पैसे आ चुके हैं जी। उसके भी आ चुके हैं। हाँ तो जी। आपको लग रहा है संरक्षण चल रहा है इसका? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी दीपक हो रहा है, नौजवान है, नौजवानों तो आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। तो इतना जो पैसा आया है ये कहीं पे लगेगा या सारा गुम हो जाएगा, जैसे आमतौर पे भ्रष्टाचार में गुम हो जाता है? जी, ये पैसा जो सरकार ने ग्राम पंचायत या इस जगह को दिया है, ये सारा पैसा यहीं पर लगेगा। हाँ हाँ। और मैं अपने कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से अपील करता हूँ कि गांव कालवन में इतनी अच्छी जगह है और ग्राम पंचायत ने 27 एकड़ इस जगह को दे है, देवभूमि कालवन के नाम से। मैं कृष्ण बेदी जी से अपील करता हूँ कि इसके लिए कुछ और अच्छा बजट पास करवाएं और ये अच्छा स्थान बन के और यहाँ पक्षियों की देख रेख के लिए बढ़िया चीज बनेगी और बर्ड सेंचुरी हाँ, तो पक्षी संरक्षित होंगे। तो दीपक ने भी ऐसा बताया, सबने ऐसा बताया, और साथ में जो विशेषज्ञ आए हुए हैं उनका भी ये कहना है कि इसको संरक्षित करना बड़ा जरूरी है। इसको आमतौर पर अगर हम ऊपरी तौर पर देखें, एक ऊपरी आवरण में देखें, तो हमें लग सकता है कि आखिरकार पक्षियों को बचाना क्यों जरूरी है, पक्षी बचें ना बचें इससे क्या फर्क पड़ता है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि पक्षी पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई है। अगर पक्षी खत्म होता है तो ये समझिए पानी खत्म हो रहा है, पक्षी खत्म होता है तो ये समझिए कि पेड़ खत्म हो रहा है, और पक्षी खत्म होता है तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं वातावरण के अंदर शुद्धता भी समाप्त होती जा रही है। अगर पक्षी खत्म होंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं अगला नंबर जो है मनुष्य का आने ही वाला है। हमें इसे समझना चाहिए, और हमें इस तरह की वेटलैंड इसलिए भी जरूरी है ताकि जमीन का जल स्तर बढ़े। ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। और भी इससे जुड़ी हुई काफी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए और इनको बचाना चाहिए। आप सब लोग यहाँ आए, आप इसको देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आपके जो सुझाव आएंगे उससे हमारे गांव की जो कमेटी है वो इसको बचाने की तरफ और भी आगे सजग हो जाएगी और समझेगी और आगे इसको बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आइए शुक्रिया। पक्षियों के साथ, हवा के साथ और जल के साथ जुड़कर कुछ नया सीखें। और अगर आपके आसपास भी प्रकृति से जुड़ा कोई ऐसा स्थान है तो उसकी जानकारी रिफेक्ट हाउस तक जरूर पहुंचाइए, ताकि शब्द मंच की टीम उसे भी कैमरे की निगाह से दुनिया तक पहुंचा सके।